हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपने दिसंबर यूजीसी नेट 2025 की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमने जैसे कि पेपर 1 की आपकी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करा है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। एक वीडियो यानी कि आपकी मॉक टेस्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवा दिए। आज हमारी रहने वाली है क्लास 2, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नए यानी कि काफ़ी कुछ आपके नए कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इस क्वेश्चन आपकी सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या नए कॉन्सेप्ट जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस को देख के हमको पता चलेगा कि कैसे कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारी चीजों का हमको आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे। क्लास आपके यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी, तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। काफी सारे बच्चे जो है वो उनको डाउट होता है कि मैम अगर हमको कोई भी कोर्स लेना है तो हम कहाँ से लें, या फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं, हमको पता ही नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक जानकारी देना चाहती हूँ हमारे कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम अगर यूजीसी नेट की बात करें तो हमारे पास में यूजीसी नेट की कैटेगरी में भी आपको यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यूजीसी नेट की कैटेगरी के कोर्सेज को लेना चाहते हो तो हमारे पास में यूजीसी नेट पेपर 1 हिंदी का कॉम्बो बैच है, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी के अगर आपको नोट्स चाहिए यूजीसी नेट के तो आप उसको परचेज कर सकते हो। हिंदी साहित्य का अगर आपको सिर्फ फाउंडेशन बैच चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य ही मिलेगा, वो भी आप परचेज कर सकते हो। सिर्फ आपको पेपर 1 का बैच चाहिए तो भी आप ले सकते हो। आपको जेआरएफ का महापैक चाहिए हिंदी साहित्य का तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। हिंदी साहित्य यानी कि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का बैच चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। और आपको अगर यूजीसी नेट के आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बैच चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे इजीली परचेज कर सकते हो। कॉमर्स का आपको बैच चाहिए तो कॉमर्स सब्जेक्ट का भी बैच हमारे पास में अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस चाहिए तो उसमें भी काफी सारे बैचेस है हमारे पास में। आप जीएस का बैच जो है आरपीएससी का वो परचेज कर सकते हो। आप यहाँ पे एचपीएससी का कॉमर्स क्रैश कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। एचपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम जो है आप उसको भी परचेज कर सकते हो। आप यहाँ पे यूपीएचजीएससी का अपना है ना कोर्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस का वो बैच ले सकते हो। यूपीएचजीएससी का हिंदी साहित्य का कोर्स है, हिंदी साहित्य का ई नोट्स है वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। कॉमर्स का कॉम्बो बैच है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। यूपीजीडीसी का जीएस का कॉम्बो बैच है, यूपीजीडीसी का है ना एलटी ग्रेड का जीएस का एमसीक्यू बैच है वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी प्लस जीएस बैच दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूजीसी नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज ले सकते हो। यूपीजीडीसी आपको एलटी ग्रेड का कोर्स चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको अगर कोई कॉम्बो बैचेस चाहिए तो कॉम्बो बैचेस हमारे पास में अवेलेबल है। आपको सिर्फ हिंदी साहित्य का बैच चाहिए, आपको ईएमआरएस का बैच चाहिए, टीजीटी पीजीटी का कोर्स चाहिए, यूपीएचसीएससी का कोर्स चाहिए, यूपीपीएससी का आपको एग्जाम का कोई है ना मटेरियल चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, करंट अफेयर का कोई आपको अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ नोट्स तो वो भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। यूपी स्पेशल के आपको अगर क्विक रिवीजन के नोट्स चाहिए तो वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। काफी सारे कोर्सेज जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, आप यहाँ पे परचेज उनको कर सकते हो। ठीक है, आपको चाहिए कि मेरे को सेपरेट अलग अलग बैचेस नहीं लेने, मेरे को महापैक चाहिए जहाँ पे सारे कॉम्बो मुझे मिल जाए, तो हिंदी साहित्य का महापैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे ऑल हिंदी बैच आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो यूजीसी नेट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, आरपीएससी का है, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का है, या फिर हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम का कोर्स है वो आपको इस बैच में मिल जाएगा। आपको कॉमर्स का महापैक चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आपको अगर जेआरएफ का महापैक चाहिए हिंदी साहित्य का तो वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आपको हिंदी साहित्य अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही बैच चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टेट का है, आरपीएससी का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आपको अगर जीएस का महापैक चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। आपको अगर इंग्लिश लिटरेचर का पास प्रो चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे कंप्लीट बैच जो है उसको अपना परचेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे काफ़ी सारे बैचेज़ जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट करे हुए हैं। काफ़ी सारे नए-नए बैचेज़ आपको और भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको अगर किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हो आप लेने के लिए, तो आप यहाँ पे ईज़िली बैच को परचेज़ जो है वो कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन, और आप ईज़िली हमारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? अब ये हो गई छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग आर करेक्ट? क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, कौन सा करेक्ट कथन है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर अप्लाइड इन इट, यानी कि इसमें क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है वो लागू होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। दूसरा बोला है कि क्यूबिट्स आर यूज्ड इन इंफॉर्मेशन यूनिट, भाई इंफॉर्मेशन यूनिट के तौर पे हम क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा बोला है कि क्वांटम कंप्यूटर्स एमिट रेडिएशन फैटल टू ह्यूमन यूजर्स, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर मनुष्य या फिर जो उपयोगकर्ता है उनके लिए घातक विकिरण की है ना उत्सर्जन जो है वो करते हैं। तो कौन सा कथन इनमें से सत्य है वो आपको चूज करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही सत्य है, यानी कि इसमें क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं और यहाँ पे हम क्यूबिट यूनिट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, पर ये कोई भी रेडिएशन जो है वो ह्यूमंस के लिए नहीं उत्सर्जित करते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका आईसीटी का क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर आर प्राइमरली यूज्ड इन कैड, यानी कि 3D प्रिंटर्स को हम मुख्य रूप से सीएडी में यूज करते हैं। और दूसरा कथन बोला है कि ओएलईडीज रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ बैक लाइटिंग सो दैट स्क्रीन कैन बी लिफ्ट अप, यानी कि ओएलईडीज जो होती है उसको हम कुछ प्रकार की बैक लाइटिंग की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन को रोशन किया जा सके। भाई ओएलईडीज को लगाने के लिए क्या कुछ बैक लाइटिंग, यानी कि कुछ है ना बैक लाइटिंग की आवश्यकता होती है क्या स्क्रीन को और है ना रोशन करने के लिए? और 3D प्रिंटर्स जो होते हैं क्या वो सीएडी में उपयोग किए जाते हैं क्या? कौन सा कथन इनमें से आपको सत्य है, कौन सा असत्य है, वो इनमें से आपको चूज करके बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि पहला कथन तो सत्य है पर दूसरा कथन आपका असत्य है। 3D प्रिंटर्स जो है वो सीएडी में यूज होते हैं, लेकिन ओएलईडीज को कोई भी बैक लाइट जो है वो नहीं चाहिए होती है। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द ट्रेंड इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर करेक्ट? कौन सा कथन सत्य है वो आपको यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार बताना है। पहले बोला है कि इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी डिजिट वाइल इन क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा इज प्रेजेंटेड इन क्वांटम बिट्स। अभी हमने ये करा था कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते थे, जो हमारे पारंपरिक कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उसमें हम बाइनरी अंकों का उपयोग किया करते थे हमारे डेटा को प्रदर्शित करने के लिए। तो कौन सा क्या इस कथन सत्य है वो आपको बताना है। दूसरा बोला है कि अ वायरेबल डिवाइस केपेबल ऑफ एक्टिविटी ट्रैकिंग दैट मेजर्स डेटा सच एज नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक्ड एंड हार्ट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ वीमैक्स, यानी कि गतिविधि ट्रैकिंग में सक्षम एक पहनने योग्य उपकरण जो चलने वाले कदमों की संख्या, हृदय गति जैसे डेटा को मापता है, उसको हम वाईमैक्स कहते हैं क्या? यानी कि आप देखते हो ना आजकल काफी सारे ऐसे नए नए टूल्स आ गए हैं, ऐसे नए नए एप्लीकेशन आ गए हैं जो कि आपके फुट स्टेप को काउंट करते हैं। आपने दिन में कितना आप चले हो वो है ना काउंट कर लेते हैं एप्लीकेशन। आपकी हार्ट रेट कितनी है, हार्ट की गति कितनी है, वो उसको काउंट कर लेते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या ये वाईमैक्स जो है वो उसका एक उदाहरण है क्या? और तीसरा बोला है कि कलेक्शन ऑफ नोड्स केपेबल ऑफ एनवायरमेंटल सेंसिंग, लोकल कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन विद इट्स पीयर्स और विद अदर हाई परफॉर्मेंस नोड्स इज कॉल्ड अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जीआईएस क्या होता है? तो यहाँ पे बोला है कि पर्यावरण संवेदन, स्थानीय गणना और अपने साथियों या उच्च प्रदर्शन नोड्स के साथ में संचार करने में सक्षम नोड्स के संग्रह को हम जीआईएस कहते हैं, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, यानी कि ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं क्या? कौन सा कथन सत्य है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला ही कथन सत्य है, बाकी दोनों गलत है। जीआईएस जो है वो ये नहीं होता है, वाईमैक्स इसका उदाहरण नहीं है। लेकिन ये कथन सत्य है कि भाई ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में हम बाइनरी डिजिट का यूज करते थे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में हम क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कथन आपका सत्य है, बाकी दोनों ही कथन आपके असत्य हो जाएंगे। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा सत्य है, तो पहला वाला कथन जो है वो आपका सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? व्हेन इंडिविजुअल पोस्ट जर्नल्स लाइक एंट्रीज ऑन द इंटरनेट दे आर नोन एज एडवाइजरी कॉलम, नेट ओपिनियन, वेबलॉग या फिर डिजिटल स्टोरीज। भाई जब व्यक्ति इंटरनेट पर जर्नल जैसी प्रविष्टियां पोस्ट करते हैं तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें हम जानते हैं ब्लॉग्स के रूप में, वेबलॉग के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या बोला है? स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। वे स्वयं प्रभा के जो कोर्सेज़ हैं, क्या वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होते हैं? और दूसरा बोला है कि मूक्स जो है वो सिर्फ़ इंग्लिश भाषा में ही अवेलेबल होते हैं। तो दूसरा कथन तो असत्य हो जाएगा। पहला कथन आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अभी पहला कथन कैसे सत्य है? स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा आपका एक डीटीएच चैनल है। डीटीएच यानी कि डोर टू होम चैनल है। इसमें आपके टोटल 34 चैनल्स हैं जो आपको यहाँ पे अपने घर बैठे-बैठे टीवी के अंदर दिख सकते हैं। ठीक है? तो ये कथन तो सत्य है। पर दूसरा कथन असत्य है कि मूक्स केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूक्स आपको अलग-अलग भाषा में देखने को मिल सकता है, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, यानी कि इसमें भी 3 ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा है ना, संक्षिप्ताक्षर जो है वो युग्म और जो है वो सही रूप से सुमेलित गलत रूप से सुमेलित है या फिर नहीं है। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट मैच जो है वो बताना है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और वीपीएन यानी कि वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो कौन-सा इनकरेक्ट है, कौन-सा असत्य है, कौन-सा गलत रूप से सुमेलित है? लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बिल्कुल सत्य है। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, बिल्कुल सत्य है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क है। तीनों ही आपके सत्य है, पर डी वाला सही नहीं है। फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि कौन सा असत्य है। तो वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क नहीं। क्या है वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओगे। वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओगे। मैं सभी के कमेंट्स को चेक करूंगी। ठीक है? बाकी तीनों कथन सत्य है। लैन, मैन और वैन इनकी फुल फॉर्म बिल्कुल सही दे रखी है, बस वीपीएन की फुल फॉर्म गलत है। तो क्या है सही कथन? सही फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है? अनिल हैज एन MP3 फाइल स्टोर्ड ऑन हिज कंप्यूटर। भाई अनिल के कंप्यूटर पे एक MP3 फाइल जो है वो स्टोर है। तो MP3 फाइल में किस प्रकार का डेटा संग्रहित होता है? वीडियो, ध्वनि, इमेज यानी कि छवि या फिर पाठ यानी कि टेक्स्ट। तो ये काफी सारे फाइल्स के एक्सटेंशंस होते हैं। आपने सुना होगा MP3 होता है, MP4 होता है, MPEG होता है, एक आपका है ना, एक होता है MPEG मूविंग पार्टिकल्स एक्सपर्ट ग्रुप। एक होता है MP3, एक होता है MP4, एक आपने GIF का नाम सुना होगा, एक आपने TXT का नाम सुना होगा। तो ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं, ये बताते हैं कि आपकी फाइल जो है वो किस प्रकार की है। क्या वो वीडियो फाइल है, क्या वो साउंड फाइल है, क्या वो इमेज है, क्या वो टेक्स्ट फाइल है। अगर इमेज फाइल है तो इमेज में क्या आ जाएगा? GIF जो है वो आपकी एक इमेज फाइल होती है। साउंड फाइल है तो आपकी वो MP3 लिखा हुआ आएगा। और भी काफी एक्सटेंशंस होते हैं साउंड के, लेकिन एक फेमस एक्सटेंशन है MP3। वीडियो फाइल है तो MP4 जो है वो एक फेमस एक्सटेंशन है वीडियो फाइल का। टेक्स्ट फाइल है तो उस पर TXT लिखा हुआ आ सकता है। डॉक्यूमेंट है तो DOC लिखा हुआ आ सकता है। ये सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका डेटा जो है वो किस प्रकार का है। वीडियो है, साउंड है, इमेज है, टेक्स्ट है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पे पूछा है कि अनिल के कंप्यूटर में MP3 फाइल है, तो MP3 फाइल जो है वो किस प्रकार की होगी? ये आपकी साउंड वाली फाइल होती है, ध्वनि वाली है ना आपकी वो होती है फाइल। ऑप्शन नंबर 2 जो है साउंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो ये अलग-अलग एक्सटेंशन जो है वो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा है आपसे? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्या है? ये हम ICT में पढ़ते हैं, जहाँ पे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हमको पढ़ना होता है। कंप्यूटर की अलग-अलग जनरेशन है। अलग-अलग जनरेशन के अनुसार कंप्यूटर में काफ़ी अलग-अलग बदलाव जो है वो हमको देखने को मिले हैं। तो वो अलग-अलग बदलाव जो हुए हैं उसमें कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आई है, वो आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज़ जमाना है। भई इंटीग्रेटेड सर्किट्स कब आए थे, माइक्रो प्रोसेसर्स कब आए थे, ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स कब आए थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हम अगर जनरेशन 1 की बात करें तो कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, D सबसे पहले आएगा। फिर जनरेशन 2 की बात करें तो फिर हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लग गए, यानी कि फिर आपका आ गया फिर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो डी के बाद में ऑप्शन नंबर सी आएगा, तो 3 और 4 ऑप्शन तो वैसे ही आपके यहाँ पे कट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, जिसको हम VLSI बोलते हैं, और एक आपका आया था VLSI, एक आपका आया था ULSI, और फिर उसके बाद में आपके आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पहले वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर्स आए थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे आपके। ऑप्शन नंबर बी जो है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स काफी इजी और काफी सिंपल और काफी फेमस और काफी बेसिक टॉपिक है आपका ICT का, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? यहाँ से आपको काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है? द टर्म एनालॉग मीडिया वॉज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम। भाई एनालॉग मीडिया का जो शब्द है ये मूल रूप से कहाँ से लिया गया है?
फॉग परफॉर्मेंसेस से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, इंटरनेट से या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग से? तो ऑडियो रिकॉर्डिंग से हमने एनालॉग मीडिया का जो शब्द है वो लिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेमोरी टाइप का क्वेश्चन है कि इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो आपको बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकार अस्थिर होता है? अब वॉलेटाइल का मतलब आपने देख लिया, अस्थिर। अस्थिर यानी कि दो तरीके की मेमोरी होती है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, एक होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वॉलेटाइल ही बोला है ना। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो आपकी किस प्रकार की होती है? वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो आपकी यहाँ पे होती है टेम्पररी प्रकार की, अस्थिर प्रकार की। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो आपकी होती है परमानेंट यानी कि आपकी स्थिर प्रकार की। ठीक है, अब टेम्पररी प्रकार की कैसे? वॉलेटाइल इन नेचर है यानी कि वो अस्थिर है, वो टेम्पररी है। यानी कि टेम्पररी यानी कि इसमें डेटा जो है वो कुछ समय तक ही सीमित रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर को बिजली मिलती है, डेटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है। कंप्यूटर से जैसे ही बिजली चली जाती है, डेटा भी चला जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी होती है। अगर कंप्यूटर को ना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ही वो डेटा स्टोर कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो डेटा उसमें से गायब हो जाएगा। एक होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि एक होती है आपकी परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है यानी कि आप चाहे कंप्यूटर को अपना बिजली दो या फिर मत दो, कंप्यूटर में डेटा जो है वो हमेशा ही स्टोर रहेगा। ठीक है, तो टेम्पररी मेमोरी आपको बतानी है कि इनमें से टेम्पररी मेमोरी कौन सी है? सीमोस, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर रैम? तो हार्ड डिस्क जो है वो आपका परमानेंट मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी जो है वो आपका कैश मेमोरी, सीमोस और रैम। तो आपको पता होना चाहिए भाई हार्ड डिस्क जो है वो तो बिल्कुल यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा क्योंकि ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। तो डी ऑप्शन तो आपको यहाँ पे बिल्कुल से ही एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बचता है कि कैश मेमोरी और रैम जो है वो आपकी टेम्पररी होती है, फ्लैश मेमोरी भी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है और सीमोस मेमोरी जो है वो भी आपकी है ना टेम्पररी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। कैश मेमोरी हो गई आपकी, ठीक है, आपके रजिस्टर्स हो गए, आपकी कैश मेमोरी हो गई, आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई जिसमें आपका रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब क्या होते हैं? आपके वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, टेम्पररी होते हैं। जैसे ही कंप्यूटर को बिजली मिलती है वो डेटा स्टोर करता है, जैसे ही बिजली चली जाती है डेटा गायब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आपके रजिस्टर्स हो गए, आपकी कैश मेमोरी हो गई, आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई जिसमें रैम आता है, ये सारी क्या है? आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल होती है यानी कि अस्थिर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपसे मेमोरी का क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट विल लूज डेटा व्हेन द पावर टू अ कंप्यूटर इज स्विच ऑफ? यानी कि जैसे ही कंप्यूटर का पावर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो डेटा जो है वो भी चला जाएगा। ऐसी मेमोरी कौन सी होती है? सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होती है या फिर मेन मेमोरी होती है? अभी मैंने आपको समझाया, रजिस्टर्स हो गए, आपकी कैश मेमोरी हो गई, आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई। ये प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये सारी ही आपकी कैसी होती है? टेम्पररी होती है, वॉलेटाइल इन नेचर होती है। तो ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है कि सारी ही आपकी वॉलेटाइल इन नेचर है। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है? कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर डेटा जो है वो आपका हार्डवेयर से खो देता है डेटा। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर्स भी होते हैं, कैश मेमोरी भी होती है, मुख्य मेमोरी भी होती है जिसमें रैम आता है। अभी हमने देख के आए थे पिछले क्वेश्चन में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सारे ही कैसे हैं? आपके वॉलेटाइल इन नेचर है, अस्थिर है, टेम्पररी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? मिस्टर जैक्सन वांट टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया लेसन ऑन द सोलर सिस्टम फॉर हिज स्टूडेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी मोस्ट सुटेबल? भाई जैक्सन जो है वो अपने बच्चों के लिए एक मल्टीमीडिया का पाठ जो है वो बनाना चाहते हैं सौर मंडल के ऊपर। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो सबसे उपयुक्त होगा? क्विजलेट, नियरपॉड, मेंटीमीटर या फिर एक्समाइंड? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियरपॉड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका अगेन एलएमएस का क्वेश्चन है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नियरपॉड से आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है नियरपॉड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मोबाइल पेमेंट डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई दैट फैसिलिटेट सेफ, इजी एंड इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जो कि यूपीआई पर आधारित है, जो सुरक्षित, आसान और त्वरित डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है? माई गवर्नमेंट, उमंग ऐप, भीम ऐप या फिर फोन पे ऐप? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीम ऐप जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो आपको यहाँ पे चूज़ करके बताना है। तो पहला कथन क्या बोला है? पहला कथन बोलता है कि आईएसपी प्रोवाइडर द यूजर विद एक्सेस टू द इंटरनेट व्हेयरएज वेब ब्राउज़र अलाउ द यूजर टू व्यू वेब पेज। आईएसपी उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है, लेकिन वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता को वेब पेज दिखाने की अनुमति देता है। दूसरा क्या बोला है? ईच वेब पेज साइट फाउंड मैचिंग द सर्च क्राइटेरिया इन अ वेब सर्च इंजन इज नोन एज हिट, यानी कि वेब सर्च इंजन में खोज मानदंड से मेल खाने वाले प्रत्येक वेबसाइट को हिट के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, वो आपको बताना है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। भाई आईएसपी जो है वो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर पहुंच प्रदान करता है, लेकिन जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है? वेब पेज पर जाने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा बोला है कि अगर आप इंटरनेट पे कोई भी साइट को सर्च करना चाहते हो और वो साइट अगर आपको मिल जाती है तो क्या होता है? उसको हम हिट के नाम से कहते हैं। पर अगर आप कोई भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हो और वो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस, के भाई हमारा सर्च जो है वो मिस हो गया। और अगर वो आपको अपना जो सर्च है वो अगर एक्सेस हो जाता है, वो सर्च अगर आपको वेब पेज पे मिल जाता है तो उसको आप क्या कहते हो? हिट कहते हो, HIT हिट। ठीक है, तो हिट और मिस का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेब सर्च इंजन में खोज जो आपने खोजे हुए मानदंड है, अगर वो आपको मेल खा जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं तो उसको हम हिट के रूप में कहते हैं, और अगर आपको वो नहीं मिलते हैं, मेल नहीं खाते हैं, तो उसको हम मिस के रूप में कहते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर, या फिर स्पाईवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ मेलवेयर। भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको चूज करके बताना है। BIOS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक फर्मवेयर है, और स्पाईवेयर एक मेलवेयर का उदाहरण है। तो कौन सा कथन आपका सत्य है? सिर्फ सी वाला कथन आपका सत्य है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो फर्मवेयर नहीं है, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके एप्स, लेकिन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो कोई भी ऐप नहीं है। तो सिर्फ सी वाला कथन सत्य है कि स्पाईवेयर जो है वो एक मेलवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजनेसेस यूज ICT टू बिल्ड पॉजिटिव कस्टमर रिलेशंस बाय कॉलिंग कस्टमर एट होम, क्रिएटिंग टारगेटेड मार्केटिंग है ना मार्केट कैंपेन्स, प्लेसिंग पॉपअप एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेबसाइट, या फिर सेंडिंग अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। क्या पूछा है? व्यवसाय सकारात्मक ग्राहक संबंध बनाने के लिए ICT का उपयोग करते हैं, ग्राहकों को घर बुलाने के लिए, लक्षित विपणन अभियान बनाने के लिए, वेबसाइट पर पॉपअप विज्ञापन देने के लिए, या फिर अनचाही ईमेल भेजने के लिए, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स को भेजने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षित विपणन अभियान बनाने के लिए, क्रिएटिंग टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 कथन दिए हुए हैं, पूछा है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोलता है? पहला कथन बोलता है कि डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि DOS अटैक इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट एट द सेम टाइम टू द वेब सर्वर, देयरबाय कॉजिंग द सर्वर टू क्रैश। और दूसरा बोला है कि वायरस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर कॉजिंग कंप्यूटर टू रन स्लोली। भाई जो आपका DOS है, ये हमला वेब सर्वर पर एक ही समय में भेजे गए बड़ी संख्या के अनुरोध में है, जिससे सर्वर जो है वो क्रैश हो जाता है। DOS क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है? DOS होता है जब आप बार-बार आप अगर कोई आप अगर किसी को है ना आप अगर कोई भी इंटरनेट का चीज़ यूज़ कर रहे हो और उसपे काफ़ी सारी अगर रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे ट्रैफिक जैम जो है वो हो जाता है। इंटरनेट पे भी काफ़ी बार ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता है। जैसे हमारी सड़कों पे ट्रैफिक जैम होता है, वैसे इंटरनेट पे भी काफ़ी बार अगर रिक्वेस्ट आती है किसी चीज़ की तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसको ही हम DOS अटैक के नाम से जानते हैं। और एक में पूछा है कि वायरस एक स्व प्रतिकृतिक है ना आपका सॉफ्टवेयर है, जिसके कारण कंप्यूटर धीमी गति से चलता है। वायरस क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसके वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है। भाई DOS का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, बार-बार रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, और वायरस एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम है, जहाँ से कंप्यूटर जो है वो खराब होने लगता है, कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है। दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज MS वर्ड, फाइंड एंड रिप्लेस, मेल मर्ज, स्पेल चेक एंड थ्रेशर, या फिर ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। भाई MS वर्ड में कौन सी चीज आपको मिलती है, कौन सी सुविधा जो है वो उपलब्ध है MS वर्ड में? खोजें और बदलें, मेल मर्ज, वर्तनी जांच और थिसॉरस, या फिर स्वचालित
पुनर्गणना। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आपको ए, बी और सी तीनों ही चीजें मिलती है, लेकिन ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन आपको एमएस वर्ड में नहीं मिलता है। फाइंड एंड रिप्लेस भी आप कर सकते हो, मेल मर्ज भी कर सकते हो और स्पेलिंग चेक भी कर सकते हो। ए, बी, सी तीनों ही कथन सत्य हैं, पर ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन आपको एमएस वर्ड में नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आईसीटी के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग आर करेक्ट? भाई क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर कौन सा कथन सत्य है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। पहला, अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है कि भाई क्वांटम फिजिक्स जो है वो इसमें अप्लाइड होती है। दूसरा बोला है कि क्वांटम बिट्स यूनिट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा बोला है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पहला और दूसरा, ए और बी दोनों ही कथन सत्य है, पर तीसरा कथन जो है वो असत्य है। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत जो है वो लागू होते हैं। क्वांटम बिट्स जो है इसका हम उपयोग करते हैं सूचना को दिखाने के लिए, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर मनुष्य या फिर उपयोगकर्ता के लिए घातक विकिरण उत्सर्जित करते हैं। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो ये हमारे आज के काफी सारे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करे। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका दिक्कत है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके अपने रिव्यूज जो है वो जरूर से बताया करो। अपने सजेशन मुझे कमेंट करके जरूर से बताया करो। ठीक है, बाकी है ना, हम नेक्स्ट सेशन में और भी काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।